अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं समाचारों का कार्यक्रम बस इतनी सी बात। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के समाचारों का। भारतीय मौसम केंद्र के अनुसार अगले 48 घंटे में पूरे देश में तेज आंधी और गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती दबाव के कारण मौसम में ये परिवर्तन हुआ है। 17 मई तक मौसम के ऐसे ही रहने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में एक चक्रवाती तूफान की संभावना बन रही है। इसके साथ ही साथ प्री मॉनसून एक्टिविटी भी चल रही है। इसके मिले जुले प्रभाव के चलते कई राज्य प्रभावित होंगे। यहां तेज आंधी और भारी वर्षा हो सकती है। अनुमान है कि आगामी 16 मई की संध्या तक चक्रवाती तूफान प्रभावी हो सकता है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में एवं इससे लगे हुए दक्षिणी अंडमान सागर में लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते ये घटना घट सकती है। गुजरात के सूरत से हरिद्वार पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस में बैठे 167 प्रवासी श्रमिकों का पता नहीं चल पा रहा है। एक साथ इतने लोगों के लापता होने से प्रशासन में खलबली मची हुई है। प्रशासन इनकी खोजबीन में जुटा है, किंतु ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ किस स्टेशन पर और क्यों उतर गए। जिलाधिकारी का कहना है कि यदि ये लोग स्वयं सामने नहीं आते तो इनके विरुद्ध मुकदमा किया जाएगा। मंगलवार रात को सूरत से जो श्रमिक एक्सप्रेस यहां पहुंची थी उसमें 1340 लोगों के सवार होने की बात कही गई थी। बताया जाता है कि रात में जब एक एक बोगी से लोगों को उतारकर उनकी गिनती की गई तो कुल 1173 लोग ही निकले। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए और सूरत के अधिकारियों से संपर्क किया। डीएमसी रविशंकर के अनुसार ट्रेन रास्ते में कहीं रुकी है या नहीं, इसकी गति धीमी होने के दौरान लोग उतरे हैं, इस बारे में भी पड़ताल की जा रही है। साथ ही साथ सूरत के अधिकारियों से संपर्क कर सभी लोगों के नाम और पते मांगे जा रहे हैं। यह भी पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग वहां से ट्रेन में सवार हुए। अगर ये सामने आया कि ये लोग रास्ते में ट्रेन से उतरे हैं और स्वयं सामने नहीं आए तो सभी के विरुद्ध हत्या की कोशिश का मुकदमा किया जा सकता है। लाख प्रयत्नों के पश्चात भी देश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मध्य देश में 78,000 कोरोना संक्रमित रोगियों के मिलने के समाचार हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3,722 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें 134 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का आंकड़ा भी अब देश में 2,549 तक पहुंच गया है, जबकि 26,235 रोगी ठीक होकर घर जा चुके हैं। किंतु सबसे अधिक चिंता वाली बात यह है कि देश के स्वास्थ्य मंत्रालय की नींद अब देश के ही 10 कोरोना संक्रमित राज्यों ने उड़ा दी है। इतने लंबे समय के लॉकडाउन के पश्चात भी इन राज्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिन 10 राज्यों में देश के 90% रोगी हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश। सदा की तरह महाराष्ट्र में रोगियों की संख्या के मामले में वो सबसे नंबर 1 पर है। यहां पिछले 24 घंटे में 1495 रोगी सामने आए हैं। तमिलनाडु में भी 509 रोगियों का पता चला है। अब यहां कुल मिलाकर के 9,227 तक कोरोना रोगी पहुंच चुके हैं। गुजरात में 364 नए रोगियों के साथ यह आंकड़ा 9,267 तक पहुंच गया है। दिल्ली में भी पिछले 24 घंटे में 359 कोरोना के नए रोगी सामने आए हैं। उधर कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना के नए रोगी लगातार बढ़ रहे हैं। अब बिहार, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में भी रोगियों की कुल संख्या 1,000 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले 24 घंटे में 109 नए रोगियों के साथ अब यहां 940 कोरोना रोगी हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि इनमें से प्रवासी श्रमिकों में कोरोना संक्रमण अधिक मिल रहा है। हरियाणा एवं ओडिशा में भी प्रवासी श्रमिकों के कारण संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले 35 दिनों से गोवा में कोरोना का कोई नया मामला तो सामने नहीं आया था, लेकिन बुधवार को यहां 7 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 5 तो एक ही परिवार के हैं। ये सब महाराष्ट्र के सोलापुर से लौटकर गोवा पहुंचे थे। उधर पंजाब से अच्छा समाचार यह है कि अब नए मामलों में वहां कमी आई है। यहां बुधवार को सिर्फ 10 नए मामले कोरोना के सामने आए। अकेले चंडीगढ़ में ही कोरोना के 189 रोगी हैं। चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना अब पूरे संसार में नरसंहार कर रहा है। वहीं अब इस प्रश्न पर कि ये लैब में बना है या प्राकृतिक है, इस पर अमेरिका तो पहले से ही इसे लैब में डिजाइन बता रहा है, किंतु अब इसमें भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी भी कूद गए हैं। श्री नितिन ने कहा है कि कोरोना को हमें अपने जीवन का अंग बनाना होगा, क्योंकि ये वायरस प्राकृतिक नहीं बल्कि लैब में बना हुआ है। यदि ये प्राकृतिक होता तो वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी होती। अमेरिका भी इस वायरस को लैब में तैयार होने की बात कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर इस वायरस को तैयार करने का आरोप लगाया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मंत्रिमंडल कोरोना वायरस से जन्मी महामारी की उत्पत्ति की जांच कराना चाहता है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन के वुहान में चमगादड़ों पर हो रहे अनुसंधान से विषाणु की उत्पत्ति हुई। उधर बीजिंग ने कहा था कि वुहान में जानवरों के बाजार में मनुष्य इस विषाणु से संक्रमित हुआ होगा, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट और फॉक्स न्यूज ने गुमनाम स्रोतों के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस एक संवेदनशील जैव अनुसंधान केंद्र से दुर्घटनावश बाहर आया होगा। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जहां 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की पहली किस्त मझोले एवं लघु उद्योगों को समर्पित की, वहीं कई घोषणाएं आज मध्यम वर्ग के लिए भी की गईं। आइए आपको बताते हैं कि मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार ने कौन कौन सी राहत प्रदान की है। तो अब सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने तक 4% इन हैंड सैलरी बढ़कर के मिलेगी। गैर वेतन पेमेंट पर टीडीएस 25% कम कटेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 15,000 से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों और उसके नियोक्ता दोनों के हिस्से का 12% राशि ईपीएफ खाते में जमा करने की स्कीम को 3 महीने और बढ़ा दिया है। इसी प्रकार जिन कंपनियों में 100 से कम कर्मचारी हैं, उनके 15,000 से कम सैलरी वाले कर्मचारियों को अगस्त तक 24% अधिक सैलरी मिलेगी। साथ ही सभी कंपनियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के मूल वेतन के 12% के स्थान पर इसे 10% करने की छूट दी गई है। अब अगले 3 महीने तक 12% की स्थान पर 10% राशि ही कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से ईपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। इससे इनको भी इन हैंड सैलरी 4% अधिक मिलेगी। वित्त वर्ष 2019-20 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य रिटर्न की डेडलाइन अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। इसके साथ ही कर विवादों के निपटान के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना का लाभ भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत लंबित विवादों के निपटारे की चाह रखने वाले करदाता अब 31 दिसंबर 2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सभी धर्मार्थ न्यासों, गैर कॉर्पोरेट कारोबारों, पेशेवरों, एलएलपी फर्मों, भागीदारी फर्मों समेत उनका लंबित रिफंड भी शीघ्र लौटाया जाएगा। पहले सरकार 5 लाख रुपए तक के 18,000 करोड़ रुपए के रिफंड को करदाताओं को वापस कर चुकी है। यह रिफंड 14 लाख करदाताओं को किया गया है। इसके अतिरिक्त रियल सेक्टर के लिए की गई घोषणा जहां बिल्डरों के लिए अच्छी रही, वहीं फ्लैट का पोजीशन पाने वालों के लिए तनिक चिंता करने वाली बात है। अब सरकार की ओर से सभी बिल्डरों को 6 महीने का अतिरिक्त समय प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिया गया है। इनमें से तो कई ऐसे भी बिल्डर सम्मिलित हैं जिनका काम कोरोना लॉकडाउन से पहले ही पूरा होने वाला था। केंद्र सरकार अब घर से काम करने वाले कर्मचारियों के रूटीन पर विचार कर रही है। जी हां, निकट भविष्य में कर्मचारियों की उपस्थिति कम हो सकती है, अतः कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्टों में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 1 वर्ष में 15 दिन घर से काम करने का आदेश दे सकती है। अभी केंद्र सरकार के 68.34 लाख कर्मचारी हैं। केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजी विज्ञप्ति में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कई मंत्रालयों के लिए घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने घर से कार्य करने की योजना पर अमल किया एवं उससे उसे लाभ भी हुआ। इसी से उत्साहित होकर सरकार अब घर से काम करने की सुविधा देने जा रही है ताकि सामाजिक दूरी का पालन कर कोरोना जैसे संक्रमण से बचा जा सके। वैसे पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि कोरोना लंबे समय की लड़ाई है और इसे हमें अपने जीवन में सम्मिलित करना होगा। अभी लगभग 75 मंत्रालय, विभाग ई कार्यालय मंच का सक्रियता से प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें से 57 ने अपने काम का 80% से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यद्यपि घर से काम करते हुए गोपनीय दस्तावेजों, फाइलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ई कार्यालय के माध्यम से किसी गोपनीय सूचना पर काम नहीं किया जाएगा। इसलिए घर से काम करने के दौरान ई कार्यालय में गोपनीय फाइलों पर काम नहीं हो सकेगा। एनआईसी गृह मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर गोपनीय फाइल सूचना को हासिल करने के वर्तमान सुरक्षा प्रोटोकॉल का आकलन कर सकती है और इसके लिए उपयुक्त दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि जिन अधिकारियों को आधिकारिक लैपटॉप प्रदान किए गए हैं, वे ये सुनिश्चित करें कि इन पर केवल आधिकारिक काम ही किया जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अंतर मंत्रालयीय चर्चा, मंत्रालयों के बीच फाइलों के आदान प्रदान ई कार्यालय पर सुचारू रूप से हो सकता है। इसमें कहा गया है कि घर से काम करते हुए एनआईसी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का महत्वपूर्ण बैठकों के लिए लाभ उठाया जा सकता है।
अधिकारी और कर्मचारी एनआईसी द्वारा उन्हें भेजे वीसी लिंक को एक्टिवेट कर बैठकों में भाग ले सकते हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कार्यालयों में भी जितना संभव हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए। एनआईसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसे मजबूत करने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि घर से काम कर रहे अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों में भाग लेते हुए कार्यालय का माहौल बनाए रखने के सभी नियमों का पालन करना होगा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान नए षड्यंत्र रच रहा है और सीमा पार से आतंकी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की धमकी दे डाली है। भारत की ओर से गिलगिट बाल्टिस्तान खाली किए जाने की चेतावनी के उत्तर में अब पाकिस्तान भारत पर हमला करने का षड्यंत्र रच रहा है। पाकिस्तान के गैरकानूनी कब्जे वाले कश्मीर के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर ने भारत पर हमला करने के लिए पाक पीएम इमरान खान से अनुरोध किया है। राजा का कहना है कि इमरान खान को भारत के विरुद्ध कड़े कदम उठाने चाहिए, न कि कोरी बयानबाजी करनी चाहिए। हैदर ने यहां तक कहा कि भारत पीओके के बारे में मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है और अब पाकिस्तान को दिल्ली के मौसम का अपडेट देना आरंभ करना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत ने पीओके से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक के मौसम का हाल बताना आरंभ किया है। इसी के पश्चात पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीओके के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर को यह एहसास हो गया कि वो दिन दूर नहीं जब फारूक हैदर को भारतीय सेना गद्दी से उतार फेंकेगी और पीओके में भारत का तिरंगा लहरा दिया जाएगा। बस इसी दिन को सोचकर राजा फारूक हैदर डर गए और अपनी औकात भूलकर भारत को युद्ध की धमकी देना आरंभ कर दिया। वैसे इमरान हो या बाजवा, किसी में इतना दम नहीं कि वो भारत से युद्ध करने की बात सपने में भी सोच पाएं, क्योंकि इमरान बाजवा दोनों को मालूम है कि 3-3 जंगों में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना का क्या हश्र किया था। और जहां तक बात आज की है तो पाकिस्तान से हर विषय में भारत आगे है और यदि युद्ध हुआ तो सप्ताह भर काफी होगा पाकिस्तान को धूल चटाने में। वैसे मोदी सरकार पीओके को भारत में सम्मिलित करने की योजना अगस्त 2019 में ही बना चुकी है और आपको किसी भी समय यह समाचार सुनने को मिल सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तो दर्शकों, ये था हमारा समाचार बुलेटिन। यदि आपको हमारे समाचारों का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लेकर के अपनी प्रतिक्रिया हमारे प्रतिक्रिया बॉक्स में दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपना संदेश प्रेषित कर सकते हैं। और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप हमारे समाचारों के कंटेंट से सहमत हैं, क्या आप उसमें कुछ और चीज़ें सम्मिलित करना चाहते हैं, कुछ और विषय चाहते हैं कि उस पर भी जानकारी दी जाए, तो कृपया इस पर भी आप अपनी विस्तार से राय हमें हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भेज सकते हैं। हमारा प्रयास है कि आपको अखंड मंथन पर एक ही मंच पर सारी जानकारी मिल जाए, जिससे आपका समय भी बचे और आप उस समय का उपयोग किसी सार्थक कार्य में कर सकें। धन्यवाद अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए।